Friends, our today topic is numericals based on change of Cartesian to polar coordinates. तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन से पोलर में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बताए हुए हैं। आज अपन उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन टू पोलर का फॉर्मूला पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक अदर एग्जांपल करवाता हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन y dx dy ओवर द रीजन r बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दो पैराबोला दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इजिकल 4x, एक तो दिया आपको y स्क्वायर इजिकल 4x और दूसरा दिया हुआ x स्क्वायर इजिकल 4y। ये आपको दो पैराबोला दिए हुए हैं। इनको ड्रॉ करना सीखते हैं। देखो आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लो y स्क्वायर इजिकल 4x की, तो ये लिखा मैंने y स्क्वायर इजिकल 4x। तो अगर आपको कहे कि x इजिकल बताओ तो आप क्या लिखोगे? y स्क्वायर बाई 4। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखो कि x इजिकल आपने लिखा y स्क्वायर अपॉन 4। अब आप खुद सोचो कि y की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो और चाहे नेगेटिव लो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, स्क्वायर करने की वजह से वो हमेशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। यानी x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। और x पॉजिटिव किधर होता है स्टूडेंट्स? ये जो लाइन है ये अपने इस तरीके से होता है x एक्सिस, तो इस लाइन से इधर इधर का जो पार्ट होता है वो हमेशा उसमें x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऐसा ही होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये पॉजिटिव पार्ट है, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और y की वैल्यू प्लस माइनस कोई भी हो सकती है। तो y प्लस का किधर होता है? ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे क्या होता है? माइनस होता है। यानी ये इतना पार्ट तो y का क्या है? पॉजिटिव है और ये इतना पार्ट क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों हो सकती है, लेकिन x क्या होगा? ओनली पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव कौन सा होता है? इस लाइन के इधर इधर वाले पार्ट में x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें तो अपने पास जो ये कर्व बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसा बनेगा? ये वाला कर्व बनेगा। ऐसा कैसे बना? क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो क्या हो सकती है? ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, बट x की वैल्यू क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसलिए इसके इधर इधर ही रहा कर्व, इधर बिल्कुल भी नहीं आया। दिख रहा है आपको? यहाँ कोई कर्व ड्रॉ नहीं है। कर्व किधर ड्रॉ है? ओनली राइट हैंड साइड में इधर ड्रॉ है। क्यों? इधर x क्या होता है? पॉजिटिव। ये इधर क्या है? पॉजिटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव लाइन है x की। ठीक है, और ये वाली क्या होती है? नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? इसलिए हम कह रहे हैं कि x इक्वल y स्क्वायर बाई 4 का कर्व कैसा बनेगा? ऐसा। अब आपको हो रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे बना? तो आप स्टूडेंट्स क्या करो कि जैसे x इक्वल y स्क्वायर बाई 4 लिखा ना आपने, अब आप y की कोई भी वैल्यू लिया करो। जैसे 0 ले लिया तो x की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। देखो इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। अगर अपन इसको ड्रॉ करके बताएं कर्व को थोड़ा सा, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये अपने y एक्सिस हो गई और ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो ये तो मेरे पास हो गई x एक्सिस और ये मेरे पास एक बार मान लेता हूँ y एक्सिस। और मैंने कर्व के लिए क्या बोला है कि x इक्वल कितना है मेरे पास? y स्क्वायर बाई 4 है। अब आप स्टूडेंट्स खुद एक एक वैल्यू देखना कि पहले मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ। अगर आप कहो कि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपको? ये पॉइंट मिलेगा, ये एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद में आप कहोगे y की वैल्यू +1 और -1 दो लो, तो +1 लेने का मतलब क्या हो इधर, और माइनस लेने का मतलब इधर। यहाँ क्या होगा? +1, यहाँ पर क्या होगा? -1। इस तरीके से इधर क्या आएगा? +2, इधर क्या आएगा? -2। तो दो दो वैल्यू लेके चलेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि x की वैल्यू तो सेम आएगी दोनों के लिए, क्योंकि स्क्वायर है। तो आप चाहे +1 लो चाहे -1 लो। जैसे अगर आप x की वैल्यू 1 ले ली, सॉरी y की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। और x की y की वैल्यू अगर -1 लोगे तो भी क्या बनेगा? 1/4 बनेगा। यानी x का पॉइंट तो आएगा 1 और y के पॉइंट है 2।
तो देखो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, कहीं पर क्या है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। यानी जब आप y की वैल्यू +1 लेते हो तब भी x का पॉइंट क्या रहता है, 1/4 रहता है। यानी इन दोनों से मिलकर क्या पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा। इसी तरीके से y की वैल्यू -1 लेते हो तो भी x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो एक पॉइंट ये बन गया। इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट का वैल्यू क्या है 1/4 +1। इस पॉइंट का नाम क्या होगा 1/4 -1। इस तरीके से बनेगा। बस इस तरीके से आप जैसे जैसे बनाओगे तो स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको दोनों तरफ, और आप उनको मिला दोगे तो इस तरीके से आपका कर्व बन जाएगा। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसी तरीके से आप दूसरा कर्व बनाओगे। दूसरा कर्व क्या था अपने पास, x² = 4y। अगर स्टूडेंट्स x² = 4y है तो y आप कितना लिख सकते हो, x²/4। तो इस बार इस कर्व में हम क्या बोलेंगे, इस कर्व में हम बोलेंगे कि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, y हमेशा क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव रहेगा। अगर y पॉजिटिव रहेगा तो y पॉजिटिव कहाँ होती है, इस लाइन से ऊपर की तरफ क्या होता है, y पॉजिटिव होता है। तो कर्व कैसे बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा। और इन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन की बात करें तो वो बाउंडेड रीजन स्टूडेंट्स ये होता है, ये आपका क्या है, वो बाउंडेड रीजन है। तो बताओ बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कर्व आपका ड्रॉ हो गया। अब बात करते हैं कर्व के अंदर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कर्व बनाना मैंने बता दिया, कर्व के कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। जैसे हमने लिखा y² = 4x लिख दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, √4y। तो ये √4y लिख दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y² का स्क्वायर करोगे तो y की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और ये √4y को क्या लिख दोगे, सिंपल 4y। तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64y, ये लिख दिया। 64y को इधर ले आओगे तो y कॉमन आ जाएगा, तो y लिख दिया y³ - 64। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो y की वैल्यू 0 आ गई, इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यानी आपको y की 2 वैल्यू मिल रही है जिस पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लिख दो x = y²/4। आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो आपको एक तो कॉमन पॉइंट ये मिल गया। दूसरा, अगर आप यहाँ y की वैल्यू 4 रखते हो तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, 16। 16/4 कितना होता है, 4। यानी आप जब y की वैल्यू 4 लेते हो तो आपके पास x की वैल्यू भी क्या आती है, 4 आती है। यानी दूसरा पॉइंट आपका क्या बना, ये पॉइंट बना। तो ये 2 कॉमन पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स, और कर्व आपका बना हुआ है ही, ठीक है। चलो आ गया हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कर्व के अंदर अपन बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ अपन सीखते हैं। देखो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x कितना आया, इस कॉमन पॉइंट यानी बाउंडेड रीजन ये, यहाँ तक जाने में x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो कितनी है, देखो 0। और यहाँ आने पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ये x की वैल्यू 4 ही है, तभी तो ये 4 पॉइंट बना, 4,4। यहाँ पर x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी क्या है, 4 है, इसलिए पॉइंट बन गया आपका 4,4। और मिनिमम क्या है, 0,0। बाउंडेड रीजन पूछा था, ये बाउंडेड रीजन है स्टूडेंट्स ये। ओके चलो अब देखो दोनों कर्व का नाम पता करो पहले। इस कर्व का नाम क्या है स्टूडेंट्स, इस कर्व का नाम क्या है, y = x²/4। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, तो ये कर्व बन गया। तो इस कर्व का तो नाम दे दिया मैंने y = x²/4, ठीक है। फिर दूसरा ये कर्व है, इस कर्व का नाम क्या था स्टूडेंट्स, इस कर्व का नाम था y² = 4x। तो अगर आपको कहे कि y की वैल्यू बताओ तो आप क्या लिखोगे, वो 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x का रूट करोगे तो √x, तो 2√x हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2√x कौन सा हो गया, ये कर्व हो गया। पता चल गया दोनों कर्व का। अब आप खुद देखोगे स्टूडेंट्स कि अगर आप वर्टिकल चलते हो तो कहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे तो यहाँ पूरे हो जाओगे, यहाँ से चलोगे तो यहाँ जाओगे, यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर, यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे कि इस कर्व से चलना स्टार्ट करते हैं। चलना तो कौन से कर्व से स्टार्ट करते हैं, इससे, और ख़त्म कौन से कर्व पे कर दिया, इस पे कर दिया, ऐसे ही बोलोगे। यानी यहाँ से चले यहाँ पे, तो बस दोनों कर्व का नाम लिख दो। यानी y चलना कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, जाता कहाँ तक है, यहाँ तक। तो आप एक लिमिट बना सकते हो कि y चलता कहाँ से है, x²/4 से चलता है, और ख़त्म कहाँ होता है, 2√x पर होता है। वो लोग कर सकते हो। फिर हम आए x की लिमिट पे, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, देखो
अक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम अक्स कितना जाता है 4, तो आपने लिख दिया 4। ये हो गई जी लिमिट आपकी। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि y की जो लिमिट है वो अक्स की फॉर्म में आ रही है। y की लिमिट किस में है? अक्स की फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में होगा। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आओ, देखो मैंने लिमिट लगा दी है। लिमिट लगाने के बाद में यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि y की लिमिट किस में है? x की फॉर्म में। तो पहले इंटीग्रेशन किसका कर दो? y का कर दो। y का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स? y स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर y स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये 1/2 जो है ये तो मैंने बाहर रख दिया, और y स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो। तो पहले y स्क्वायर यानी y की जगह 2√x रखोगे और y स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x। तो ये लिख दिया मैंने 4x। ठीक है। फिर माइनस साइन होता है, लोअर लिमिट रखो। लोअर लिमिट कितनी है? एक्स स्क्वायर बाई 4। तो स्टूडेंट्स ये y की लिमिट है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो y स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कितना बनेगा? x की पावर 4/16 बनेगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब उसके बाद में यहाँ तक करने के बाद में क्या करना है? सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप बताओ x का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर 5/5 होता है। लेकिन x की पावर 5/5 होता है तो 16 × 5 कितना हो जाएगा? 80। लेकिन एक 2 और था बाहर, उसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया? 160 बन गया। इसी तरीके से इस 2 को यहाँ कट कर दिया था मैंने, तो यहाँ तो एक तो 2 बच गया, और x का क्या? तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ से तो ओनली क्या मिला? एक्स स्क्वायर मिला। और x की वैल्यू रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ पर भी वही करोगे, 4 की पावर कितने बनाओगे? 5, लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया। देखो 4 का स्क्वायर कर दिया और 4 का क्यूब कर दिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 को हम अगर कट करूँगा तो 16 से कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 10। तो नीचे तो बचा 10 और ऊपर कितना बचा? 64, तो इसको लिख दिया 64। जब आप स्टूडेंट्स इसे सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 48/5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं चेंज ऑफ कार्टेशियन टू पोलर, यानी कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड हेंस इवेल्युएट इट। तो पहली चीज़ देखो स्टूडेंट्स कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो इस तरीके से और आपको कहे कि इसको सोल्व किससे करना है? चेंजिंग करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो पहली चीज़ क्या किया करो? उसकी लिमिट्स को देखा करो। तो लिमिट में आपको क्या दिख रहा है कि 0 से लेके √a² माइनस x स्क्वायर। अब ये तो है नहीं x इज इक्वल ये लिखेगा, तो ये किसके इक्वल लिखी हुई है स्टूडेंट्स? y इज इक्वल लिखी हुई है। तो देखो पहली चीज़ होती है ग्राफ ड्रॉ करना। जब तक आप ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखो पहले आप देखो कि इसमें दो, एक दी हुई है y इज इक्वल कितना दिया हुआ है? 0 से लेके दिया हुआ है √a² माइनस x स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स आपको x इज इक्वल 0 to a। ये तो आपको क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है। मेन चीज़ स्टूडेंट्स इस लिमिट की होती है कि ये लिमिट कैसे वर्क करती है, इसी से कर्व बनता है अपना। तो देखो कर्व कैसे बनेगा वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करके बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखो y इज इक्वल 0 है और y इज इक्वल कितना है? ये पार्ट है, तो मैं ऐसे लिखूँ y इज इक्वल कितना है मेरे पास? देखो एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही होगी कि ये पॉजिटिव का है, अंडर रूट में जो पार्ट है प्लस का है, ये माइनस नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस का दिया हुआ, तो प्लस का √a² माइनस x स्क्वायर दिया, यानी y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है। और y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? पहली चीज़ तो ये पता कर लो। इधर पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये पार्ट y का क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में तो अपने को जाना ही नहीं है, अपने को कह रहा है कि 0 से लेके कहाँ तक जाना है? पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव में कहीं पर भी जाए तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे, न कि नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे तो जाना नहीं है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स x पे। आपको दूसरी एक वैल्यू और दिख रही है इसमें कि x इज इक्वल 0 से a। तो आपको खुद बताओ स्टूडेंट्स कि अगर x की वैल्यू 0 से लेके a जा रहा है और y की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो बताओ कर्व किधर बनेगा? ओनली इतना ही तो बना, क्योंकि x इधर आ ही नहीं सकता, x की कोई वैल्यू इधर नहीं ले सकते, तो x क्या रहेगा? इधर ही रहेगा। जब x इधर रहेगा y ऊपर जाएगा, तो आप बताओ कि कौन सा पोर्शन बनता है इससे? अगर आपको कहे कि सर y तो ऊपर है, तो यानी y तो इससे ऊपर डिफाइन है, यानी इससे ऊपर की तरफ डिफाइन है इसे, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, x की वैल्यू 0 से 0 की लाइन होती है,
और पॉजिटिव तरफ जा रहा है तो कौन सा पार्ट जाएगा ये, तो ओवरऑल कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, ये पार्ट है। पहली चीज़ तो इतनी जो अपने को समझ में आई। उसके बाद में अपन डीपली इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्वायर करेंगे इसका। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिखोगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओगे तो आपको क्या लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये किसकी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स, एक सर्किल की इक्वेशन हो गई। बस इतना पता चल गया तो अपना क्वेश्चन हो गया। आपको जैसे इक्वेशन आइडेंटिफाई हो गई तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक सर्किल है। अब अपन स्टूडेंट सर्किल ड्रॉ करना सीखते हैं कि सर्किल कैसे ड्रॉ होगा। क्या सर्किल दिया भाई, बहुत ही आराम से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो ना तो आप मेरे से पूछ लेना। देखो स्टूडेंट्स, तो ये सर्किल होता है। इस सर्किल की इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट्स, इस सर्किल की इक्वेशन का कंप्लीट का नाम होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, जिसका सेंटर हमेशा क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है 0,0। ठीक है, रेडियस कितनी होती है ए, आर स्क्वायर दिया हुआ है तो ए दिया हुआ, तो ये रेडियस हो गई इसकी। अगर आपको मैं कहूँ रेडियस की बात करें तो इसकी ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। ये पॉइंट क्या होता है हमेशा 1,0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है ओ। इतनी बात समझ में आई। लेकिन स्टूडेंट्स आपको क्या कहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। देखो ये लाइन क्या होती है, y इक्वल 0 की लाइन होती है स्टूडेंट्स। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है y इक्वल 0 से, और जा कहाँ रहा है y इक्वल, यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आई थी पॉजिटिव में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जा कहाँ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जाएगा तो यहाँ खत्म, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे। तो आपके माइंड में आएगा सर वाई स्क्वायर 0, वाई इक्वल 0 तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ से इधर क्यों नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू है वो 0 से कितनी है, ए है, 0 to a है। तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है, ए यहाँ होती है, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। तो बताओ समझ में आई कि ये बात इतनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो ये पार्ट हो गया। अब अपने अनयूज्ड पार्ट कौन सा हो स्टूडेंट्स, ये काम का नहीं है, ये था ही नहीं अपने पार्ट, होना ही नहीं चाहिए, ये इतना काम का नहीं है। तो अपना यूज़फुल कार्य कौन सा था, ये था ओनली। बात समझ में आ रही है। अब इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, y इक्वल 0 से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, x इक्वल 0 से जा रहे हैं, x इक्वल a तक जा रहे हैं। बात समझ में आई। अब ये तो जो बातें जो हो रही हैं पूरी, ये बातें किसकी हो रही हैं स्टूडेंट्स, ये बातें हो रही हैं अपने पास में पूरे सर्किल की। ठीक है, और किस में हो रही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो रही है। ठीक है, सर्किल को तो हमने आप कर लिया, लेकिन बात किस में हो रही है एक्चुअल में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो रही है। हमने सर्किल का तो बात कर ली कि ये इतना ही सर्किल है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना यहाँ इसका रुपये, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यू है ना, यहाँ वैल्यू कितनी है y की, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। अगर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता ना कि x की वैल्यू -a to a है, -a to a, तो -a कहाँ होता है, यहाँ पर होता। तो करो आपका कितना बड़ा बनता, इतना बड़ा बनता। y की वैल्यू तो वही रहती, y की वैल्यू तो यही रहती, y की लिमिट तो यही रहती, y की लिमिट में कोई चेंज नहीं आता। 0 से लेके कितनी रहती, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपको x बोल देता कि -a से a है, तब तो आपके पास ये इतना बड़ा सर्किल बनता। ठीक है, अगर आपको कह दिया कि नहीं 0 से a ही है, तो यहाँ अगर मैं 0 कर दूंगा ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो स्टूडेंट्स इतना ही बनेगा, यानी आपके पास ये पार्ट फिर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम कि हमने ये कर्व ड्रॉ कर लिया,
कर्व ड्रॉ करने हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको मेरे को टाइम लग रहा है कि इतना बता रहा हूँ आपको डीपली। बाकी आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको फटाक से समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, हमने इसका कर्व ड्रॉ कर लिया, अब हमें बोल रहा है कि ये इसको पोलर फॉर्म से सोल्व करो। तो पोलर फॉर्म में देखो ये सोल्व करते कितना ईजी भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और पोलर फॉर्म ईजी कैसे है वो भी देखो। हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इस पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है पोलर फॉर्म में। यहाँ पर थीटा होते हैं 90 डिग्री हो जाता है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पर 270 होता है, और वापस घूम करके यहाँ पे 0 बनना बोल दो, चाहे इसको 2π बोल दो, चाहे 360 बोल दो, एक ही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपका कर्व अगर आप देखो तो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। 0 से लेके थीटा कितना जा रहा है 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी जा रही है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे थीटा कितना हो गया 0 to 90 डिग्री। अब उसके बाद में बात करें रेडियस की, तो रेडियस आर होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू देखो कितनी होगी 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आर की ए, तो ए हो गई। तो आर तो वेरी कर रहा है आपका 0 to a, और थीटा वेरी कर रहा है 0 से 90 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? अगर आ गई है तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आपको कर्व ड्रॉ करना सिखा दिया, ये पॉइंट जो है वो बता ही दिए थे आपके कि ये a, 0 बना गया, ये 0, a बनेगा, ये y = 0 होता है, इस कर्व का नाम क्या हो गया, ये कर्व का नाम हो गया। थीटा कितना वेरी करता है, यहाँ से यहाँ कितना है मिनिमम, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू दी हुई है, तो 0 से 90 जाएगा। रेडियस r जो होती है आपकी वो कितनी है 0 to a है। और पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अपने को मेन चीज़ ध्यान में क्या रखनी होती है स्टूडेंट्स, कि x को क्या लिखते हैं r cos थीटा, y को रखते हैं r sin थीटा, और dx dy को क्या रखते हैं r dr d थीटा। बस 3 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। बस मैंने इतना ही किया स्टूडेंट्स। देखो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास y² दिख रहा है, तो y² की जगह तो मैं क्या रखूँगा r² sin² थीटा। फिर रूट में आऊँगा, x की जगह क्या लिखूँगा r² cos² थीटा, y² की जगह क्या लिखूँगा r² sin² थीटा। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। लिमिट पे मत जाना आप ये कि ये क्या लिमिट है। अब लिमिट आपने नई आ गई, नई लिमिट क्या है, थीटा तो कितना वेरी कर रहा है 0 से 90, और r वेरी कर रहा है 0 से a। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कितना ईजी हो गया, ये कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी। आपको खुद को पता है स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1 होता है। तो आपके पास क्या बचा √r², और यहाँ से क्या मिला r, एक r पहले से पढ़ा है कितना हो गया r² हो गया, 2r² ये पढ़े, ठीक है। तो r² डॉट r² कितना हो जाएगा r⁴, तो मैंने लिख दिया r⁴। इसके अलावा क्या पढ़ा है sin² थीटा, sin² थीटा, और क्या पढ़ा है dr d थीटा। बताओ समझ में आया क्या, कर सकते हो, ठीक है। अब पहले इंटीग्रेशन किसके रिलेशन कर रहे हो आप, किसके भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों लिमिट क्या है कांस्टेंट है, और चाहे तो दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अपन 1 by 1 करते हैं। पहले r के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो r⁴ का इंटीग्रेशन कितना होगा r⁵/5 कर सकते हो। 1/5 तो बाहर ले लिया, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना बनेगा a⁵, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आई a⁵5/5, ये मैंने बाहर लिख दिया। अंदर क्या बचा sin² थीटा, sin² थीटा को क्या लिख सकते हो आप 1 - cos 2 थीटा/2 लिख सकते हो। यहाँ से भी ये 2 को बाहर ले लो स्टूडेंट्स, तो 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, दिख रहा है आपको। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है थीटा, तो थीटा लिख दिया। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2 थीटा/2 होता है, ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट रखोगे π/2, तो यहाँ लिखोगे तो π/2 लिख दिया, यहाँ लिखोगे तो π/2, एक 2 पहले से पढ़ा है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा sin π लिख दिया। फिर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो यहाँ 0 रखा 0 आ गया, sin 0 कर सकते हो। अब आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि sin π भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, 0 0 है ही, ये कट गए तीनों, यहाँ से ये बचा, इसको लिख दिया आपने π1/5/20, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो देखो आपने देखा कि कितना ईजी हो गया, यहाँ आपको दिख रहा था कि लिमिट इसकी कितनी है कॉम्प्लेक्स लग रही है, लिमिट क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रही थी, लेकिन जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया, इसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, एकदम ईजी तरीके से ये सोल्व हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी आपको क्या लिखा है स्टूडेंट, इवेल्यूट द इंटीग्रल I =
जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। तो पहली चीज़ तो आपको क्या पता चल रही है कि स्टूडेंट्स एक्स और वाई दोनों के लिमिट क्या है, कांस्टेंट लिमिट है, और दोनों ही क्या आ रही है आपकी, इन्फिनिटी तक जा रही है ना। और सोल्व किससे करना है, बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सोल्व कैसे करेंगे वो चीज़ समझते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज दी हुई है वो अपना आप खुद से लिख लेना, और इसको भी समझा दूंगा मैं। पहले अपन इसको समझते हैं कि लिमिट कैसे बनी, क्या डायग्राम ड्रॉ होता है, किस तरीके से होता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि मेन चीज़ इसमें जो है वो डायग्राम है, अगर वो समझ में आ गया आपको तो सब कुछ समझ में आ गया है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। इसके अंदर स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहा है कि आपके पास y इज इक्वल, ये लाइन जीरो होती है, y इज इक्वल जीरो की लाइन होती है, और y इज इक्वल इन्फिनिटी कहीं होगा, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरी क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल यहाँ पर क्या है मेरे पास, y इज इक्वल इन्फिनिटी है। बात समझ में आ रही है। इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका y इज इक्वल इन्फिनिटी हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये कितना होता है, एक्स इज इक्वल जीरो की लाइन होती है, तो एक्स इज इक्वल इन्फिनिटी भी बनाना होगा। चलो एक्स इज इक्वल इन्फिनिटी बना देते हैं। ये हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल इन्फिनिट है। इसको भी डॉटेड बना दो, ये नाम दे दिया मैंने। एक्स इज इक्वल इन्फिनिटी, ठीक है। आपको ये चीज़ें दी हुई है, तो आपको एक रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर टाइप दिया हुआ है आपको ना, जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अब ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट क्या होता है, 0,0 दिया हुआ है, ये तो होता ही ओरिजिन। अब उसके बाद आपको बोल रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से देखो क्या होगा कि इसके अंदर आर और जो थीटा होते हैं वो किस तरीके से वेरी करेंगे, उन चीज़ को देखो। तो स्टूडेंट्स आर तो क्या होता है कि जैसे ये जो लाइन है यहाँ जाते हैं, इसके पास कहीं पर भी जा रहे हैं ना, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आर है, यानी डिस्टेंस। किसी भी कर्व में, इस कर्व में इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर होती है। यहाँ से लेके यहाँ देखे तो आर है। इस कर्व की, ये कर्व आपका, ये कर्व की बाउंड्री दी हुई है, ये जो पार्ट दिया हुआ है कर्व की क्या है, बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को कहीं पर भी अपन टच करते हैं तो वो क्या बनता है, आर बनता है स्टूडेंट्स। तो आर की जैसे ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तो क्या है, आर है। और इस पूरे कर्व में पहुंचने के लिए वेरी कितना होता है, यहाँ से कितनी दूर तक जाना पड़ेगा, इतना। तो आपको दिख रहा है कि कितना वेरी किया है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ पर कितनी होती है, 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि सर थीटा तो वेरी कर रहा है 0 to π/2। फिर हम बात करें अगर आर की, तो आर कितना वेरी कर रहा है स्टूडेंट्स, आर की देखो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, इन्फिनिटी। चाहे वो इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इस तरफ जाए, किधर भी जाए, मैक्सिमम कितना जाएगा, इन्फिनिटी। तो अपने को पता चल रहा है कि आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी। तो आपको पता चला कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आर तो वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी, और थीटा कितना मूव किया, थीटा कितना करा है, इस 0 वाली लाइन से मूव करता है, और यहाँ से मैक्सिमम कितना जाता है, इतना। तो कितना वेरी किया, 90 डिग्री वेरी किया। तो थीटा वेरी करता है 0 से π/2, आर वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी। तो ये अपने पास पोलर फॉर्म की लिमिट आ गई। तो अब कितना ईजी हो जाएगा, देखो देखो स्टूडेंट्स, कर्व ड्रॉ करना बहुत ईजी है, आप इजीली कर सकते हो। अब कि आपको सिंपल दी हुई दो लिमिट, एक्स इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल 0 की लाइन ये खींचती, एक्स इज इक्वल इन्फिनिटी की लाइन ये खींचती, वाई इज इक्वल 0 की लाइन ये खींचती, वाई इज इक्वल इन्फिनिटी की लाइन ये खींचती। लो बन गया कर्व, ठीक है। उसके अंदर हमने बताया कि ये कितना वेरी करा, अब यहाँ से यहाँ कितना वेरी किया, 90 डिग्री वेरी करा। ये कितना वेरी करा, किधर भी जाओ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होते हैं। तो आर वेरी करा 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो कर्व होता है आपका, उसमें जहाँ भी
एक्स और वाई दिखे वहाँ पर क्या लिख दो, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो एक्स जहाँ होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे आर कोस थीटा, वाई जहाँ होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई होगा तो आर डी आर डी थीटा। और लिमिट आपने सोल्व कर ली स्टूडेंट्स, लिमिट आपने चेंज कर ली, लिमिट आप लिख दोगे तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। देखो यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो थीटा लिख दिया हमने 0 से π/2, आर लिख दिया 0 से इन्फिनिटी। तो अगेन दोनों लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आ रही है। कांस्टेंट आ रही होती है ना तो हम दोनों का इंटीग्रेशन साथ में भी कर सकते हैं और 1/1 भी कर सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमें पहले आर के करना चाहिए था कि पहले थीटा के करना चाहिए था। कब होता है स्टूडेंट्स ऐसा, जब दोनों लिमिट कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर दोनों लिमिट क्या हैं, कांस्टेंट है। अब देखो आगे आपने देखा कि यहाँ पर देखो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है आपके पास आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे कि आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनता है, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला e की पावर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ मिला आर और डी आर डी थीटा पहले से पढ़ा है, कर सकते हैं इतना। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, देखो आर स्क्वायर को टी मान लिया। अगर मैं आर स्क्वायर को टी मानूंगा तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2r dr, टी का कितना होगा dt होगा। अगर मैं आर डी आर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी होगी dt/2 हो जाएगी। अगर आपको लिमिट की भी बात करनी हो स्टूडेंट्स तो अपन लिमिट भी निकाल सकते हैं। देखो टी इक्वल कितना आ रहा है आर स्क्वायर, अगर आप लोअर लिमिट रखते हो 0 तो यहाँ आर की जगह 0 रखोगे तो टी की लोअर लिमिट कितनी आएगी 0। अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो आर की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो टी इक्वल कितना आएगा इन्फिनिटी। तो यानी टी की लिमिट कितनी आ रही है 0 से इन्फिनिटी आ रही है। तो अब देखो आप, तो ये देखो आपको r और dr दिख रहा है, आर डी आर की जगह तो कितना लिख दो dt/2, तो ये 1/2 तो मैंने इधर कर दिया, dt यहाँ लिख दिया। e की पावर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को t माना तो ये कितना बन गया e की पावर माइनस टी बन गया, कर सकते हैं इतना। फिर e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस e की पावर माइनस टी होता है स्टूडेंट्स, तो ये लिख दिया मैंने। अब आप लोअर लिमिट देखो माइनस साइन है तो लोअर लिमिट पहले रख दो, जब भी माइनस साइन हो ना यहाँ पे तो लोअर लिमिट पहले रख सकते हो। तो e की पावर 0 और फिर अपर लिमिट रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स e की पावर 0 1 होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो e की पावर 0 1 है तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया, और 1 आते ही हमने क्या कर दिया 1 का इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया थीटा, और थीटा की लिमिट रख दी 0 से π/2, तो π/2 आ गया, और π/2 और 1/2 पहले से पढ़ा तो कितना आंसर आ गया π/4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पोलर फॉर्म से कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।